नमस्कार। मैं अनिल कुमार आज पुनः आपके सामने मोहना लोक गाथा का दूसरा भाग लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए देखते हैं मोहना लोक गाथा का दूसरा हिस्सा। अब जब मृत्यु हो गई है तो अपने आप को कैसे बचाएगा, और बचाएगा भी तो क्या कहकर बचाएगा। अब राजा ये तो जरूर पूछेगा कि ऐसा हुआ क्यों है, और अगर हुआ है, ऐसा हो भी गया है, तो क्या इसको समय रहते निपटाया नहीं जा सकता था। ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए जो मोहना का भाई है वो उस व्यक्ति को वहीं छोड़कर अपने घर वापस आ जाता है। बड़ा घबराया हुआ सा, बड़ा डरा हुआ सा, बड़ा सहमा हुआ सा वो घर पहुंचता है और आकर अपनी पत्नी से कहता है कि मेरे हाथों इस तरह से रियासत के एक व्यक्ति की हत्या हो गई है और अब फांसी होना तय है, क्योंकि राजा शायद नहीं मानेगा। तो उसकी पत्नी कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप तो राजा के खासम खास आदमी है, बहुत विश्वसनीय आदमी है, ऐसा कैसे हो सकता है कि राजा आपको फांसी दे। आप अपनी बात रखिए, अपना मत रखिए उनके सामने, उसके बाद ये तय होगा कि राजा आपको फांसी देगा कि नहीं देगा। अब बात रखी तो जाए, लेकिन कोई सामने वाला सुनने वाला हो तब तो रखेंगे, तब तो वो जानेंगे, तब तो वो समझेंगे। जो मोहना का भाई था वो इतना भयभीत था कि राजा के सामने जाने से भी घबरा रहा था। तो बात रखना तो दूर की बात है। उधर रियासत में शोर मच गया कि इस तरह से हत्या हो गई है, किसने की, कौन था। इधर बात पहुंचते पहुंचते मोहना के भाई तक पहुंच गई कि उसने ऐसे ऐसे किसी व्यक्ति की हत्या कर दी है और खुद यहां से भाग गया है। घर पहुंचकर जब वो पत्नी से बात करता है तो कुछ सोच विचार के बाद पत्नी जो है वो कहती है कि आप अपने भाई से बात करो, मोहना से बात करो, मोहना को समझाओ। लेकिन जो मोहना का भाई है वो कहता है कि वो तो नासमझ है, उसको मैं ये कहूंगा कि मेरा अपराध तू अपने सर ले ले तो उसके साथ ज्यादती होगी, समस्या होगी उसके लिए। अभी तो उसने जीवन देखा भी नहीं है, उसे तो समझदारी का पता भी नहीं है, राजनीति तो बहुत दूर की बात है। भाई है, भाई को समझ रहा है, लेकिन जो भाभी है वो कहती है कि मैं समझाती, उसको तो सिर्फ अपने परिवार की है कि मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं और मैं हूं, बस यही मेरी दुनिया है। वो जाकर मोना से बात करती है। मोहना से बात करती है और उसको समझाने का प्रयास करती है। मोहना कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, भैया को तो राजा जानता है और मैं कभी राजभवन तक गया नहीं हूं, और हत्या जो हुई है वो राजभवन के अंदर हुई है, तो मैं कैसे कह दूं उधर। तो जो उसकी भाभी है वो उसको कहती है कि कुछ समय की बात है, आप राजा के सामने स्वीकार कर लो, और आपके भाई राजा के खास आदमी हैं, विश्वसनीय पात्र हैं, तो वो आपको बचा लेंगे।
और ऊपर से वो इस चीज का रोना भी रोती है कि अगर ये पकड़े गए तो इनको फांसी तय है, और अगर फांसी तय है तो मतलब हमारा परिवार यहीं बिखर जाएगा। मोहना को अपने भाभी पर थोड़ी दया आती है और वो इस बात के लिए तैयार हो जाता है कि मैं राजा के सामने ये स्वीकार कर लूंगा कि मैंने ये हत्या की है। वो अपने भाई के साथ राजभवन चला जाता है और वो राजा के सामने जाके ये स्वीकार करता है कि ये मैं कल भैया के साथ यहाँ आया था, अपने भाई के साथ यहाँ आया था, और इस व्यक्ति से मेरी कहा सुनी हो गई, और कहा सुनी होने के बाद हम लोगों में हाथापाई हो गई, जिसके चलते मेरे हाथों इसका की हत्या हो गई। अब जब इतनी सी बात कह दी गई तो राजा ने उसकी बात मान ली। राजा ने उसकी बात मानी और बिना कुछ सोचे समझे उसे फांसी का हुक्म सुना दिया, फांसी की सजा सुना दी। अब मोहना था, निश्चल था, अबोध था, अज्ञानी था। उसे नहीं पता था कि फांसी हो गई तो हो गई, कोई फर्क नहीं। उसे भरोसा था कि उसके जो भाई हैं वो उसको बचा लेंगे, वो उसको इस तरह से फांसी नहीं होने देंगे। लेकिन समस्या वही रही कि जब इस तरह की बात सामने आई तो जो मोहना का भाई था उसने राजा के सामने कुछ नहीं कहा, उसके संरक्षण में एक भी शब्द नहीं कहा। अब जब बात नहीं की गई, संरक्षण में एक भी शब्द नहीं कहा गया, तो वहां पर यह तय हो गया कि अब जो मोहना है उसको फांसी हो जाएगी। दिन तय कर दिया गया, समय तय कर दिया गया, और धीरे धीरे लोगों में ये बात फैल गई कि मोहना को फांसी हो रही है। तो जितने भी उसके शहर के, उसकी रियासत के, उसके गांव के लोग थे, वो उसके बड़े भाई को कोस रहे थे कि अभी तो ये बच्चा है, बालक है, अबोध है, अज्ञानी है, इसको पता ही नहीं है किसी चीज का, राजनीति ये समझता नहीं है, अभी तो केवल आंगन में खेलने वाली ये नन्ही सी कली है, राजनीति का परिवेश क्या समझेगा, किसी को मारने की स्थिति क्या समझेगा। लेकिन उसके भाई और भाभी ने लोगों के उस परिवेश को नहीं समझा, ना जाना, और बिना कुछ कहे, बिना कुछ समझे वहां से वो वापिस आ जाते हैं और मोहना को वो कैद में रख लेते हैं। तय समय के अनुरूप मोहना से एक बार फिर पूछा जाता है कि सच बता दे, तू बच जाएगा, तुझे अभी राजनीति का नहीं पता है और अभी तूने जीवन भी नहीं देखा है, तो समय रहते ये बता दे कि हत्या तूने की थी कि तेरे भाई ने की थी। उसे इस बात का भरोसा था कि मेरा भाई राजा से बात कर रहा होगा और अगर मैं कुछ कहूंगा तो वो सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा, इसलिए मैं भैया को धोखा नहीं दूंगा। उसने कहा नहीं, हत्या मेरे ही हाथों हुई। दो तीन बार पूछने के बाद भी जब उसने केवल अपने भाई पर भरोसा रखा तो राजा ने अपने क्रोध के साथ ये कह दिया कि बालक है तो क्या हत्या करने का हक है, अधिकार है,
और उसे फांसी पर चढ़ाने का आदेश दे दिया गया। लेकिन जो उसका भाई था, जिसने ये कहा था कि मैं तुझे राजा से कहकर बचा लूंगा, उसने विशेष तौर से ये प्रयास ही नहीं किया। उसने विशेष तौर से ये प्रयास ही नहीं किया कि मैं अपने भाई को बचा लूं। और उसकी चुप्पी और उसके अपराध ने एक नन्ही सी कली अबोध बालक का अंत करवा दिया, उसे फांसी पर चढ़वा दिया। अब ये जो परिवेश है, ये जो स्थिति है, ये हमें अपने संस्कारों की तरफ लेके जाती है कि एक छोटा भाई जो है वो अपने बड़े भाई के लिए अपना जीवन तक जो है वो दांव पर लगा रहा, अपना जीवन तक वो दांव पर लगा रहा। लेकिन जो बड़ा भाई है वो अपने कहने के अनुसार व्यवहार नहीं कर रहा। वो अपने जीवन को बचाने के लिए केवल इतना सोच रहा है कि मेरा जीवन बच जाए, मेरा परिवार बच जाए, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। तो इस तरह से ये कहानी हमें सीख देती है कि ये कलयुग है और कलयुग का जो परिवेश है वो किसी पर भी भरोसा करने योग्य नहीं। यहां तक कि इस कहानी में तो ये भी कहा गया कि एक भाई के ऊपर भरोसा करके भी मोहना को क्या मिला। हालांकि सभी ऐसे नहीं होते, सारे ही एक जैसे नहीं होते, लेकिन प्रश्न चिन्ह तो रहता कि अगर खुद पे भरोसा नहीं था तो उस बच्चे को राजा के सामने क्यों लेके गए और उसे वो अपराध स्वीकार करने को क्यों कहा गया। और अगर भरोसा था तो राजा के सामने स्वीकार क्यों नहीं किया कि मैं अपराधी हूं, मैंने हत्या की। ये हमारे संस्कार नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है, बल्कि ये माना जाता है कि भारतीय संस्कृति में तो बड़ा भाई जो है वो पिता के समान माना जाता है और पिता के संरक्षण में छोटे भाई जो हैं वो पलवित पुष्पित होते हैं, बड़े होते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आके ये गाथा जो है वो इस शिक्षा के साथ समाप्त होती है कि भरोसा केवल अपने ऊपर और अपने कर्म के ऊपर करना है, अपनी मानसिकता के ऊपर करना है, दूसरे पर भरोसा नहीं करना है। चाहे वो आपका कितना भी विश्वसनीय हो, चाहे वो आपका कितना भी करीबी हो, जब तक आपके कर्म आपके साथ हैं तब तक आप दुनिया में अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं, अच्छे से व्यवहार कर सकते हैं। और अगर आपके कर्म आपके साथ नहीं है तो कोई भी व्यक्ति आपकी मदद नहीं करेगा। वो कहावत होता है कि अपनी मदद जो करता है उसी की मदद भगवान करता है, दूसरे की मदद कोई नहीं करता। और अगर जो अपने लिए भी कुछ ना कर पाए उसको तो भगवान भी नहीं बचा सकता। तो यहां पर आके ये कथा जो है वो समाप्त होती है।